हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है ना, कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखी पर न्यूक्लियन की, हमने देखा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिस्पॉन्सिबल है, अकेली बाइंडिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर फोर्सेज की। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे एक बार पहले भी पूछा था कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है। एक बार मैं फिर से पूछता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास में न्यूक्लियस है और हमें पता है इस न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻⁻15 मीटर के करीब है कम से कम। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, काफ़ी सारे प्रोटॉन्स हैं। अब हमें पता है 10⁻⁻15 मीटर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है और फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब मैं कोई भी दो प्रोटॉन्स ले लेता हूँ अपने एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे पता है दो अगर मैं प्रोटॉन्स ले रहा हूँ तो दोनों के ऊपर क्या आएगा, सेम चार्ज आएगा। अब अगर इन दोनों पे सेम चार्ज आ रहा है तो ये दोनों प्रोटॉन से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब डिस्टेंस क्योंकि बहुत ही कम है तो फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इनके बीच में, तो इन्हें एक दूसरे को रिपेल करना था और अल्टीमेटली न्यूक्लियस से कहाँ आ जाना था, बाहर आ जाना था। पर एक्चुअल में ऐसा, और न्यूक्लियस से बाहर आते ही न्यूक्लियस को अनस्टेबल हो जाना था, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये बात तो कन्फर्म है कि इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमारे पास में एक और नया क्वेश्चन आ गया कि अगर इनके पास में रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं तो ये फ्लाई अपार्ट क्यों नहीं हो रही, न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं आ रहे। ये हमारा नया क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट हो गया। अब क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे ही हो सकता है। लेट अस सपोज मैं कह दूँ कि यहाँ पर दो ह्यूमन बींग्स हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इधर भेज रहा है इसको, ये इधर भेज रहा है, तो इनको ऐसे जाना चाहिए था। ये कब तक एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, जब तक मैं इनको एक टाइट रस्सी से बांध दूँ दोनों को। अब ये दूर जाना तो चाहते हैं पर रस्सी इन्हें दूर जाने नहीं दे रही। इसका मतलब है रस्सी का जो फोर्स है इनके फोर्स को बैलेंस कर रहा है, या रस्सी का फोर्स इनसे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरे कहने का कंक्लूजन ये है कि अगर इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स है तो यहाँ पर एक दूसरा फोर्स है इस रस्सी की वजह से, जो इन दोनों को आपस में क्या करवाए हुए है, अट्रैक्ट करवाए हुए है, जिससे कि ये दूर नहीं जा पा रहे। ऐसा ही कुछ यहाँ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के केस में होता है। दो प्रोटॉन्स नो डाउट एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, बहुत दूर जाना चाहते हैं, पर इस रिपल्सिव फोर्स के ऊपर एक फोर्स और है जो अट्रैक्टिव नेचर का है, और उस फोर्स का नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, ये क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तभी तो ये दो प्रोटॉन्स को इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या किए हुए हैं, बाइंड किए हुए हैं, बाहर नहीं जाने दे रहा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स क्या है, उसके बाद हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे दोबारा। देखिए, जो न्यूक्लियर फोर्स है हमें पता लग गया ये क्या है, आपके नेचुरल फोर्स है, नेचर में है। और ये किस तरह के नेचर के हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर, न्यूक्लियर फोर्स है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर में। अब हमें एक बात पता है कि दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कूलम्स फोर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें इनका कोज पता है कि ये क्यों आए, प्रोटॉन के रिपल्शन की वजह से आए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेज का कोज क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे जनरेट हुए। ठीक है ना, इनके जनरेशन के पीछे का रीज़न क्या है। तो अगर मैं इसके कोज की बात करूं तो जापानीज एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट युकावा, उन्होंने इनके पीछे की खोज के बारे में बात की। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे युकावा थ्योरी को लेकर के कि युकावा थ्योरी क्या कहती है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। ठीक है ना, अब युकावा थ्योरी में युकावा ने क्या कहा कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पाई मेजोन्स पार्टिकल। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसी तरह से मेजोन्स भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के अंदर। पाई मेजोन्स पार्टिकल्स के एक्सचेंज की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस जनरेट होते हैं।
अब एक्चुअल में ये जो इंटरेक्शन है पाई मेजॉन्स पार्टिकल का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नेचर में, इतना इजीली इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि हम सब एटॉमिक लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए हम एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू एक विजुअलाइज करेंगे कि रियलिटी में हो क्या रहा है। उससे पहले देखिए जो पाई मेजॉन्स पार्टिकल, इनका हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जो पाई मेजॉन्स पार्टिकल है ये आपके 3 तरह के होते हैं, पाई मेजॉन्स विद पॉजिटिव चार्ज, पाई मेजॉन्स विद नेगेटिव चार्ज एंड पाई मेजॉन्स विद न्यूट्रल चार्ज, 0 चार्ज। ठीक है ना, तो ये 3 तरह के होते हैं नेचर में, 3 टाइप्स हैं इनके पाई मेजॉन्स के। अब हमें समझना ये है कि ये एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस को राइज कैसे करते हैं। अब इन्हें समझने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक थ्योरी ले लेते हैं। एक जनरल लाइफ का एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर। देखिए ये 2 डॉग्स हैं और ये जो डॉग्स हैं मेरे दोनों के दोनों, ये दोनों डॉग्स मेरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूक्लियॉन्स को। ये प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मैं बेसिकली अभी न्यूक्लियॉन की बात करूँगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात भी हम बाद में देंगे। तो ये जो 2 डॉग्स हैं ये मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनके बीच में ये जो बोन है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है पाई मेजॉन्स पार्टिकल को। ठीक है ना। अब हमें इंटरेक्शन देखना है। देखिए इंटरेक्शन कैसे होगा। अब इन दोनों न्यूक्लियॉन्स की, लेट अस सपोज एग्जांपल समझने के लिए मैं इन दोनों को प्रोटॉन्स मान लेता हूँ, अभी आगे क्लियर भी हो जाएगा न्यूट्रॉन्स के साथ क्या होगा ये भी पता लग जाएगा। मान लीजिए मैं इन दोनों को प्रोटॉन्स मान लेता हूँ। अब इनका नेचर क्या है, एक दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, पर इनके बीच में क्या रखा हुआ है, एक बोन रखा हुआ है। ठीक है ना। अब इस डॉग की टेंडेंसी क्या है कि मैं इस बोन को ले लूँ, इस डॉग की टेंडेंसी क्या है कि मैं इस बोन को ले लूँ। दोनों ही डॉग्स की टेंडेंसी क्या है कि दोनों डॉग्स, ये चाहता है कि ये बोन मेरे पास आ जाए और ये चाहता है ये बोन मेरे पास आ जाए। अब एक चीज़ सोचिए, जब तक इन दोनों के पास, इन दोनों के बीच में ये बोन प्रेजेंट है, क्या इनके ब्रेन में ये आएगा कि हमें रिपेल करना है, हमें दूर जाना है एक दूसरे से? नहीं आएगा। इन दोनों का जो सोल टारगेट है वो क्या है, ये बोन है, ये इसके ऊपर फोकस्ड है। कुछ ऐसा ही होता है पाई मेजॉन्स पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच के इंटरेक्शन में। जब तक 2 प्रोटॉन्स के बीच में एक पाई मेजॉन्स पार्टिकल प्रेजेंट रहता है तब तक क्या होता है आपका, वो दोनों प्रोटॉन रिपेल कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना। अब रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, इन दोनों के ऊपर जो भी चार्ज जनरेट होता है वो चार्ज आता ही पाई मेजॉन्स के क्लाउड की वजह से। ठीक है ना। अब कुछ ऐसा है, देखिए अब इसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं। ये 2 डॉग्स हैं, न्यूक्लियॉन्स का रोल प्ले करें। न्यूक्लियॉन्स का मतलब इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मान लीजिए ये दोनों डॉग्स मेरे न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। अब इन न्यूट्रॉन्स के बीच में भी क्या है, बोन रखी हुई। अब ये दोनों डॉग क्या करें, चाहेंगे कि ये चाहेगा कि मैं इस बोन को ले लूँ, ये चाहेगा मैं इस बोन को ले लूँ, यानी कि ये न्यूट्रॉन चाहेगा मैं इस पाई मेजॉन के क्लाउड को ले लूँ, ये न्यूट्रॉन चाहेगा मैं इस पाई मेजॉन के क्लाउड को ले लूँ। अब होगा क्या, मान लो इस डॉग ने इस पाई मेजॉन के क्लाउड को एक्वायर कर लिया, ये पाई मेजॉन इसके पास चला गया। ठीक है ना। अब पाई मेजॉन इसके पास जाते ही ये डॉग क्या करेगा, इससे इस पाई मेजॉन को स्नैच करने की ट्राई करेगा। यानी कि अगर ये डॉग इस बोन को लेकर के इस तरफ भाग गया तो ये डॉग भी इसके पीछे पीछे इधर ही भागेगा इससे स्नैच करने के लिए बोन को। तो जब तक इस डॉग के पास ये बोन है, ये डॉग उसे स्नैच करने के लिए इसके पीछे भाग रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दूर नहीं जा रहे हैं। जिस तरफ ये जा रहा है उसी तरफ ये जा रहा है। अगर ये डॉग इस तरफ जाएगा तो ये भी इसी तरफ भागेगा इसे स्नैच करने के लिए। तो ये दोनों दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस बोन की वजह से एक दूसरे के साथ बाइंडेड है। ऐसा ही कुछ हमारे पाई मेजॉन्स के केस में था। अब लेट अस सपोज इस डॉग ने इससे ये बोन स्नैच कर ली, ये इस डॉग के पास आ गया। अब ये क्लाउड जो है पाई मेजॉन्स का इसके पास आ गया। इसके पास आते ये डॉग इस बोन को लेकर के इधर भाग लिया, तो दूसरा डॉग भी इसके पीछे इधर भागेगा स्नैच करने के लिए। यानी कि जब तक इन दोनों डॉग्स के बीच में ये बोन है, ये दोनों एक दूसरे से इस बोन को क्या करना चाहेंगे, स्नैच करना चाहेंगे। और जब तक ये प्रोसेस रहेगा ये दोनों डॉग क्या रहेंगे, एक दूसरे से बाइंडेड रहेंगे। ऐसा ही कुछ सीन, ऐसा ही कुछ केस न्यूक्लियॉन और पाई मेजॉन्स के बीच में होता है। अब होता क्या है, देखो बेसिकली हमारे पास में क्या होता है कि
लेट अस सपोज मेरे पास में एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, 0, और मान लो मेरे पास में ये रहा एक पाई मेजॉन्स का क्लाउड, और मान लो इस तरफ मेरे पास में कुछ नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर है एक दूसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। ये दोनों इस पाई मेजॉन्स के क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और जो पाई मेजॉन्स का क्लाउड है ये मान लो पाई पॉजिटिव है। अब क्या होगा, देखो, मान लो ये जो पहला न्यूट्रॉन है इसने इस पाई मेजॉन्स के क्लाउड को एक्वायर कर लिया। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, पाई पॉजिटिव एक्वायर करते हैं, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। ये आ गया प्रोटॉन। अब ये वाला न्यूट्रॉन क्या चाहता है कि मैं इस पाई मेजॉन्स के क्लाउड को एक्वायर कर लूँ और मैं प्रोटॉन बन जाऊँ। उस टाइम के बाद ये इस पाई मेजॉन्स के क्लाउड को एक्वायर कर लेगा, ये प्रोटॉन बन जाएगा, ये वापस क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। तो अगर एक न्यूट्रॉन मेरा पाई मेजॉन्स के क्लाउड को एक्वायर करता है पॉजिटिव वाले को, तो वो क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है। उसी तरह से अगर मेरा एक प्रोटॉन पाई नेगेटिव वाले क्लाउड को एक्वायर करता है तो वो क्या बन जाता है, एक न्यूट्रॉन बन जाता है। तो रियलिटी में न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो पाई मेजॉन्स की वजह से क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं है प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों से जब इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हुई थी तब कभी एक क्वेश्चन किया था कि व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के नेगेटिवली चार्ज होने के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। रियलिटी में लॉजिक क्या है, रियलिटी में लॉजिक ये है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, किस वजह से, पाई मेजॉन्स की वजह से। अब एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। तो एटम एज ए होल न्यूट्रल कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम क्या मान लें, नेगेटिव चार्ज मान लें। तो इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए है, उसके पीछे ऐसा कोई फंडामेंटल लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स के ऊपर पाई मेजॉन्स की वजह से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हमने युकावा थ्योरी से अभी देख लिया। इनके बीच के इंटरेक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ एक एग्जांपल से आपको जनरल एनालिसिस लेना है कि रियलिटी में होता क्या है, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियर फोर्सेस के पीछे कोज। तो कोई आपसे पूछे न्यूक्लियर फोर्सेस के पीछे कोज क्या है, तो आप कहेंगे एक्सचेंज ऑफ पाई मेजॉन्स पार्टिकल्स क्या है मेरे न्यूक्लियर फोर्सेस के पीछे का कोज है, ठीक है ना। तो पाई मेजॉन्स पार्टिकल का एक्सचेंज, युकावा थ्योरी। तो ये तो था कोज। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, ठीक है ना। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट आती है बात, वो आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, देखिए इसकी अभी हम देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की, वो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर के। आपको पता है नेचर के अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। 4 फंडामेंटल आपके पास में ये फोर्सेज, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स है नेचर की। अगर हम बात करें मान लो 2 प्रोटॉन्स के बीच के न्यूक्लियर फोर्सेज की, मैं यहाँ पर केस ले रहा हूँ, मान लीजिए 2 प्रोटॉन्स का। तो 2 प्रोटॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन 2 प्रोटॉन्स क्या होते हैं, 100 टाइम्स ग्रेटर देन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और 2 प्रोटॉन्स के बीच के जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होते हैं आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है ना। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ठीक है ना, और रिपल्सिव भी होते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पर उससे पहले चलो एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। ये चीज़ हमने अभी अभी देखी है, देख लो।
यहाँ पर चाहे दो न्यूट्रॉन्स हो वो भी इस मेसोन्स की वजह से जुड़े हुए हैं, और अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दो प्रोटॉन्स हैं और एक नेगेटिव क्लाउड है, ये भी इसी की वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन हो सकता है एक पाई न्यूट्रल को एक्वायर कर ले, कोई नई स्पीसीज बना दे। इसी तरह से एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है पाई न्यूट्रल को एक्वायर कर ले, कोई नई स्पीसीज बना दे। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। न्यूक्लियंस के में प्रोटॉन्स के बीच में भी लगेंगे और न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लगेंगे। ठीक है ना। थर्ड है आपके पास में जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो क्या हैं, अट्रैक्टिव हैं। अब चलो ज़रा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की बात करेंगे कि कब वो अट्रैक्टिव हैं, कब वो रिपल्सिव हैं। ठीक है ना। जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए अट्रैक्टिव हैं। सबसे पहली बात तो एक ग्राफ से हमें ये समझना है। ऐसा करते हैं, अभी एक बार रुक जाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, उससे इसे समझेंगे कि कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव है। एक बार ज़रा ये देखते हैं एक और प्रॉपर्टी, जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो शॉर्ट रेंज हैं, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस में इम्प्लीमेंट होंगे। अब 10⁻⁻15 मीटर है, वहीं तक लगते हैं, उससे बाहर आते ही शार्पली ये क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में यहीं से इसी से नेक्स्ट आती है हमारे पास में जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। और मैंने आपको बताया था कूलम्ब फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि वो एक्सिस, जिस एक्सिस पर चार्ज रखें उसी एक्सिस पर लगता है, पर न्यूक्लियर फोर्सेज के केस में ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो स्पिन पे डिपेंड करते हैं। ये बात ध्यान रखना है, बड़ी ज़रूरी बात है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, यानी कि न्यूक्लियंस की स्पिन क्या है, वो पैरेलली मूव हो रहे हैं या एंटी पैरेलली मूव हो रहे हैं, ये न्यूक्लियर फोर्सेज उससे स्पिन पर डिपेंड करेंगे। ग्रेटर डिपेंडेंसी है स्पिन के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार ज़रा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं दे शोज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं ये। अब देखिए सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ इंटरेक्ट करेंगे नेबरिंग न्यूक्लियाई के बीच में। ठीक है ना, यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि ये दो न्यूक्लियन है पास पास रखे हुए, यहाँ पर कोई तीसरा है ये, तो ये दोनों सिर्फ आपस में इंटरेक्ट करेंगे, नेबरिंग न्यूक्लियाई के बीच में इंटरेक्शन होगा इसका, सारे न्यूक्लियंस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की। अगर एक आध और रहेगी तो आप अपनी बुक में देख लेना। लास्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखिए जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं नेचर में, रियलिटी में ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से एक और बात आती है, देखो अब ये दो प्रोटॉन आपस में रिपेल करना चाहते हैं और न्यूक्लियर फोर्सेज इन्हें बाइंड कर रखा है, अट्रैक्ट करवा रहा है, और न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये इन्हें अट्रैक्ट करवाएगा, एक दूसरे के नज़दीक लेकर के जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आना था कि ये दोनों प्रोटॉन आपस में कोलैप्स हो जाने थे, कोलैप्स होते ही एटम फिर से डिस्ट्रॉय हो जाना था, पर ऐसा तो होता ही नहीं। इसका मतलब है नो डाउट ये अट्रैक्टिव है, पर किसी ना किसी स्टेज पर जा कर के ये क्या हो जाते हैं, रिपल्सिव भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जब दो न्यूक्लियंस के बीच की डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी हो जाती है, तब ये जो फोर्सेज हैं हमारे रिपल्सिव हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स बन जाते हैं। ठीक है ना। और 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के 0.8 फर्मी तक, यानी कि 0.8 × 10⁻⁻15 तक ये फोर्सेज किस तरह के रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं। ठीक है। चलिए ज़रा एक ग्राफ बना लेते हैं अभी हम। मैं यहाँ पर दो ग्राफ बना रहा हूँ आपके, ज़रूरी है ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ये है डिस्टेंस r मान लीजिए, और इधर है मान लीजिए फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। एक और ग्राफ मैं यहाँ पर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से, इसी तरह से ये डिस्टेंस है, लेकिन इस बार यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्चुअल में देखेंगे, देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर फोर्स मेरा 0 हो गया, ये आ गया शार्प 0.8 फर्मी। ठीक है ना।
इससे अगर ज़्यादा जा रहा है फोर्स है नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स अट्रैक्शन शो करते हैं, पॉजिटिव फोर्स रिपल्सन शो करते हैं। इससे कम गया तो फोर्स पॉजिटिव सेक्शन में चला गया, रिपल्सिव। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, dF/dr विद नेगेटिव साइन। अगर मेरा फोर्स जो है कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है मेरी, ये 0.8 फर्मी पर है, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है ना। और इसके बाद पॉजिटिव होगी, इधर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये है ग्राफ। अब इस ग्राफ से एक और प्रॉपर्टी मुझे ध्यान आ गई, शायद पीछे मैंने बताई है कि नहीं बताई, नहीं बताई है। चलिए अगली प्रॉपर्टी यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। ग्राफ जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्सेस डज नॉट ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और हमें देखना था, पर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।